हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा 32। इस लेक्चर में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स डिस्कस कर लिए थे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3, दैट इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस किया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाएं, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, उसके मेंबर्स को क्या फ़ायदे होंगे, वो हम बात करेंगे आज। तो पहला पॉइंट जो है वो उसकी वोटिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बोला गया है कि इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। सोसाइटी के मैनेजमेंट में, सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग में सभी मेंबर्स को इक्वल वोटिंग राइट होता है। हर मेंबर को एक वोट देने का राइट होता है, वन मेंबर वन वोट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सभी को एक वोट देने का राइट होता है। तो जिन लोगों ने पैसा कम लगा रखा होता है उनका वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी एक वोट देने का राइट है, लाइक अदर मेंबर्स जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट ज़्यादा है, उनके इक्वली उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है कि उन्हें भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा है लाइक अदर मेंबर्स। सो इट विल बी ए बेनिफिट फॉर दोज मेंबर्स हु हैव लेस कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी and they want to safeguard. So all the members have equal voting right in cooperative society. यहाँ पे all the members in cooperative society have equal voting right. That is one man one vote, which develop a feeling of belongingness in members and सेटिस्फैक्शन। सभी मेंबर्स को बराबर का अधिकार होने की वजह से सभी अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और अपनेपन की भावना वहाँ पे आती है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग वहाँ पे डेवलप होती है। तो ये पहला इसका इम्पोर्टेंस था कि मेंबर्स यहाँ से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी तक की सेकंड पॉइंट है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी, जो अभी तक की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस नहीं किया था। सभी में मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। आज हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस के लॉसेज का, बिजनेस के डेट का पेमेंट नहीं किया जा सकता। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के लॉसेज के लिए अटैच नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बिग मेरिट हो सकती है मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स इन
cooperative society have limited liability up to capital invested by them. Their private property are not liable for society's debts. This provide a feeling of more investment in cooperative society by its members. थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि सोसाइटी का जो स्टेटस है वो लॉन्ग स्टेटस होता है, ये लॉन्ग टाइम तक रन होने वाला बिजनेस होता है। ये सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे मेंबर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मेंबर्स जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे छोड़ के जा सकते हैं। मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से, मेंबर्स के रिटायरमेंट से, मेंबर्स की डेथ से सोसाइटी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता। इसलिए इस टाइप के बिजनेस लॉन्ग सर्वाइवल वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए बोला है इट हैव स्टेबल एग्जिस्टेंस बिकॉज इट डज नॉट इम्पैक्ट बाय द आउटगोइंग ऑफ मेंबर्स, डेथ ऑफ मेंबर्स। ओके, यहाँ पे all cooperative society are stable in nature their existence does not affect by retirement, death and insolvency of members. नंबर 4 है बेटा इकोनॉमी इन ऑपरेशन। यहाँ पे इकोनॉमी का मीनिंग है सस्ता और ऑपरेशन का मतलब होता है रन करना। तो सोसाइटी को रन करना बड़ा ही चीप होता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं मैनेजिंग कमेटी के, वो जनरली हॉनररी बेसिस पे काम करते हैं। हॉनररी बेसिस का मतलब होता है विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट फॉर देयर वर्क। और दूसरी चीज़, इसको रजिस्टर्ड करवाना भी बहुत आसान होता है, बहुत सस्ता होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी नहीं करनी होती हैं। तो यहाँ पे है द ऑपरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर very cheap
because the members of managing committee are work on honorary basis. That means they does not charge for their work. From सोसाइटी। इस प्रकार से सोसाइटी को रन करना आसान होता है और सोसाइटी की जो कॉस्ट है वो कम होती है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी द रनिंग कॉस्ट ऑफ सोसाइटी इज वेरी लो। ओके, ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं उनको प्राथमिकता देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कई टाइप के एडवांटेज उन्हें प्रोवाइड करवाती है, टैक्स के एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है और डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट सोसाइटीज़ को देती है, क्योंकि सोसाइटी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है और गवर्नमेंट भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट पब्लिक की हेल्प कर रही होती है बाय द हेल्प ऑफ सोसाइटी। ओके, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मैनी टाइप्स ऑफ हेल्प टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। It can be tax benefits, grant और सब्सिडी। ओके, गवर्नमेंट भी सोसाइटीज़ को हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 6, इजी फॉर्मेशन। सोसाइटी को रन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन विदाउट ऑफ मच ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ आसानी से करवा दिया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें नॉमिनल चार्जेज होते हैं जो आपको पे करने होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो इसमें लिखेंगे द फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी is very easy. It does not require much of legal formalities and it can be started
by simple registration under Cooperative Society Act 1912, which does not involve any cost। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होती है, जिसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है। ये पॉइंट था आपका 6। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका कैश ट्रेडिंग। जनरली सोसाइटी का बिजनेस कैश बेसिस पे होता है, और जब बिजनेस कोई कैश बेसिस पे होता है तो वहाँ पे बैड डेट्स के चांसेज नॉमिनल, बिल्कुल नाम मात्र के होते हैं। जनरली द ट्रांजैक्शंस ऑफ सोसाइटी are done in cash. Credit transactions are not allowed, so there will be no chance of a bad debts। कैश ट्रेडिंग होने की वजह से, कैश ट्रांजैक्शंस होने की वजह से बैड डेट्स के चांस वहाँ पे नहीं होते हैं। ये पॉइंट था आपका 7। पॉइंट नंबर 8, डिस्पोजल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जिसे सरप्लस भी बोला जाता है। सोसाइटी भी प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, फिर भी सोसाइटी अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती है अपने मेंबर से, और वो प्रॉफिट के रूप में सोसाइटी के पास आता है। तो स्टूडेंट्स, जब सोसाइटी के पास प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को भी एक सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे मेंबर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे द प्रॉफिट्स, इसे प्रॉफिट्स नहीं बोल सकते हम, इसलिए इसे टेक्निकल टर्म दी गई है, सरप्लस ऑफ सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए very systematic way which does not create conflicts among the members of society। The pattern of disposal of surplus
आर एज फॉलो, कि जो भी पैसा वो कमाते हैं उसको किस वे में, किस पैटर्न में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे डिविडेंड के रूप में उन्हें प्रॉफिट दिया जाता है 10% मैक्सिमम, 10% मैक्सिमम ऑफ देयर कैपिटल एज डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर मिलता है उसे डिविडेंड बोला जाता है। यानी जिसने जितना पैसा लगा रखा होगा उसको उसका मैक्सिमम 10% रिटर्न के रूप में, प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। मैक्सिमम 10% है ये। सेकंड पे 25% ये वो देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन इन रिजर्व्स, जिसे यूज किया जाएगा, विच आर यूज फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तीसरे नंबर पे 10% मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम वो खर्च करते हैं, इज यूज्ड फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स, सोशल डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटी। और लास्ट में रिमेनिंग सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the members as bonus according to their efforts for society, according to their efforts, किसने कितना एफर्ट लगाया सोसाइटी के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स फॉर सोसाइटी। तो ये 4 तरीक़ों से प्रॉफिट डिस्पोज किए जाते हैं। जिन्होंने पैसा लगा रखा होता है उन्हें डिविडेंड मिल जाता है, सोसाइटी के फ्यूचर के लिए भी पैसा रख लिया जाता है, और जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए सोसाइटी के लिए उन्हें भी बोनस मिलता है। और 10% सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी खर्च होता है, जनरल सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए भी पैसा खर्च किया जाता है। तो ऑब्वियसली सारे सेक्शन, सारे पार्ट्स यहाँ पे उसके डिस्पोजल से सहमत होते हैं, क्योंकि जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्हें बोनस मिलेगा, जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा रखा उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और सोसाइटी को भी फ्यूचर में डिफ़िकल्टीज़ को आसानी से फेस किया जा सकता है सोसाइटी के द्वारा। और सोसाइटी जो जनरल सोसाइटी है, जनरल पब्लिक जो है, उसके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये पार्ट था डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का, और यहाँ पे ही हमारे मेरिट्स ख़त्म होते हैं। यू हैव टू लर्न एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।